नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण हो या अन्य जानकारियाँ, हर विधा की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। आज हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि बेस्ट स्टोन इनका क्या है, इस पत्रिका का, और इसके लिए क्या क्या उपाय इन्होंने करने चाहिए, जिससे कि इन्हें अपने जीवन में कष्ट आदि ना भोगने पड़े और जीवन बड़ा सुखमय और अपने अनुकूल जितनी हमारी इच्छाएं उतनी पूर्ण हो जाए, इस तरीके से चले, ये हम जानेंगे। आज ये पत्रिका है जो है 27 अगस्त 1992 का जन्म है, 12:33 दिन का जन्म है और थाना गाजी का जन्म है, थाना गाजी रिवर राजस्थान का जन्म है। ये पत्रिका हमने हमारे पास प्रतिदिन पत्रिकाएं दिखाने के लिए लोगों अपनी पत्रिका डिटेल भेजते हैं, शुल्क आदि रहता है उनका कुछ जानकारी के अनुसार। तो ये आज हमने ऐसे सिलेक्शन किया कि चलो आज एक कुंडली विश्लेषण का एपिसोड बहुत दिनों से नहीं लाए हैं, हम लाएं, तो ये नंबर आया तो इसमें ये डिटेल मिली हमें। तो जानेंगे जन्म पत्रिका में क्या उपाय हो सकते हैं, कौन सा रत्न बेस्ट होगा। तो इस अनुसार वृश्चिक लग्न की है जन्म पत्रिका है और कर्क राशि इन जातक की बनती है। यह एक स्त्री है, यानी कि महिला की जन्म पत्रिका है। दूसरा, यह चंद्रमा अस्त है और लग्नेश मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। लग्नेश यानी कि वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि है। राशि भी ऐसी अमावस्या का जन्म है, चंद्रमा अस्त है। अब हम जानते हैं कि इनमें पहले ग्रह पहले ग्रह वाइज सूर्य से लेके केतु तक, सूर्य दसम भाव के दसवें से हैं और दसम भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, अत्यंत मजबूत स्थिति में है। यानी कि ऐसे जातक को कोई न कोई एक अच्छा पद अपने जीवन में, प्रशासनिक शासनिक ऐसे पद प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि गुरु के साथ बहुत अच्छा योग बना। ऐसा व्यक्ति लीडर होता है, घर का सर्वे सर्वा होता है और एक समुदाय को लीड करता है। यानी कि ऐसे जातक को कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस बिल्कुल रहेगी। हो सकता है कोई इंजीनियर ये हो या इसके अलावा कोई टीचिंग से संबंधित अच्छे पदों पे ये हो, तो ऐसी संभावनाएं यहाँ पर को बताई जाएंगी, क्योंकि गुरु का बड़ा अच्छा संयोग यहाँ पर को रहा हुआ है। अब इसके अलावा क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है इस जन्म पत्रिका में, सूर्य संबंधित कोई उपाय नहीं करना चाहिए। पिता का सुख इस जन्म पत्रिका में दिखाता है, पिता से बहुत मदद, पिता से काफी, पिता और गुरु का बहुत अच्छा सहयोग ऐसे जातक को अपने जीवन में मिलता है। ये जातिकाएं हैं जी। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, चंद्र ग्रह। चंद्रमा भाग्येश होकर भाग्य भाव में ही बैठे हैं और अस्त हैं, यानी कि अमावस के चंद्रमा है, शीर्ण चंद्रमा, यानी कि बुध के साथ, एक प्रकार से बुध के साथ शत्रुता है, तो शत्रु युक्त है। तो चंद्र ग्रह अत्यंत कमजोर है, जो भाग्य के लिए सब जगह से सहयोग मिलता है, लेकिन अंत में भाग्य हमें धोखा दे देता है लास्ट मोमेंट, क्योंकि चंद्रमा अस्त है। भले ही हम यहाँ पर को मोती भी धारण कर लेंगे, तो भी चंद्र ग्रह हमारे अनुकूल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर को हमें शिव आराधना, चंद्रमा शिव के मस्तक पे रहते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने इस समुद्र मंथन की कथा में आता है कि जब भोलेनाथ ने, कई मान्यताएं हैं, एक मान्यता यह है कि जब भगवान भोलेनाथ ने जहर का सेवन कर लिया था, तो उससे उनका सर जो था बहुत भयंकर पीड़ा से कहार उठा। तो उनके सर को शीतल करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक में गए। और दूसरी मान्यता भी है, और भी कई मान्यताएं हैं। तो चंद्रमा बिल्कुल शीर्ण है। चंद्रमा यदि शीर्ण होगा और ऊपर से भाग्येश होगा, भाग्य में दिक्कत तो करेगा ही करेगा, मानसिक तौर पर भी व्यक्ति को यह काफी परेशान करेगा। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का स्वामी है, और मन यहाँ जहाँ एकाग्र चित्त है व्यक्ति का, तो जीवन सफल है। जहाँ एकाग्र चित्त नहीं है, मन में अनेकों विचार आते हैं, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा कमजोर है और व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से ग्रस्त है। यदि चंद्रमा कमजोर है तो, क्योंकि मन एकाग्र चित्तता नहीं है, मन में अनेकों विचार आ रहे हैं, कई प्रकार की सोचे हमें जा रही है, तो ये स्थिति कमजोर होती है। तो यहाँ पर कोई यह स्थिति कमजोर है। दूसरा, बुध से युक्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर को पौर्णमासी का उपवास, यदि इनकी माता, विवाह से पहले माता, विवाह के बाद पत्नी के द्वारा करना, ये मान के चलिए कि 70-80% चंद्रमा के दोष को कम कर सकता है।
ये सबसे बड़ा उपाय होता है। इसके अतिरिक्त नियमित शिव आराधना, हर सोमवार को भोलेनाथ के नज़दीक के किसी मंदिर में जाओ, दूर पड़ता है, दूर भी जाओ, भले अपनी टिकट लगाना पड़े, पेट्रोल डालना पड़े गाड़ी में, तो वहाँ जाके शिव जी को जल चढ़ाओ। बहुत अच्छा और चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। मोती पहन के, कीमती मोती भी पहनोगे तो भी कुछ समय फल देखने में आएगा, लेकिन क्षणिक फल होगा कुछ समय का, और उसके बाद अ, बेअसर। तो जो एक नियमित आप बना लिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए प्रतिदिन। और भी कई प्रकार के चंद्र ग्रह जनित उपाय हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर को दूसरी बात है कि बुध भी बैठा हुआ है। अगर चलो मोती काम भी करता है तो बुध लाभेश है और दूसरा बुध अष्टमेश है। तो जहां आप मोती पहनेगा जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लाभ में कमी, कहीं ना कहीं हानि करवा देगा बुध। और दूसरा यहाँ पर को अष्टमेश है, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम, केतु केतु भी वहां पर को बैठा हुआ है, तो ऐसी प्रॉब्लम बुध करा सकता है। तो अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण भाव लग्नेश और षष्ठेश होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम मांगलिक दोष तो इन्होंने बना ही रखा है। एक इस भाव में मंगल की स्थिति थोड़ी सी कुछ खतरनाक, यानी कि कड़क मानी जाती है। खतरनाक का अर्थ होता है कड़क मानना, और ऊपर से लग्नेश हो गए तो ऐसे, ऐसा जातक की जो प्रवृत्ति होती है तो वो क्या होती है कि बिल्कुल गुमसुम वाली प्रवृत्ति होती है और एकदम से आक्रामक होने वाली प्रवृत्ति होती है। ऐसा जातक अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताता है, क्योंकि मंगल मन से भी, मंगल जैसे चंद्रमा मन से हो जाता है तो मंगल का भी कहीं ना कहीं आत्मा से संबंध रहता है। तो सप्तम भाव लग्नेश है, लग्न के हैं और सप्तम में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में विवाह के समय में भी दिक्कत आती है। सप्तम मांगलिक दोष मंगल यहाँ पर बनाते हैं, और शुक्र के घर में, शुक्र जो कि विवाह के ही कारक होते हैं, और शुक्र नीचस्थ है। हम आगे को बात करेंगे शुक्र के बारे में भी। तो मंगल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर को लग्नेश होकर और षष्ठेश होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सामान्य फलदायी हैं, सिर्फ लग्न का उनको बल मिला हुआ है, बाकी षष्ठेश है और सप्तम में बैठे हैं। जिसके घर में बैठे हैं, चलो हम मानते हैं कि पंचदा मैत्री की अगर हम इसमें निकालते और मंगल के शुक्र मित्र हो जाते, किंतु शुक्र तो द्वादशेश और सप्तमेश, सप्तम मार्गेश है, ये भी खराब भाव है, ये भी खराब भाव है, और ऊपर से नीचस्थ हो गए। तो जो कि दाम्पत्य जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। विलंब से विवाह होना 28 वर्ष के पश्चात, और ये बिल्कुल रहेगा इसमें। ये भले ही इनकी पत्रिका मेरे को ध्यान नहीं है कि किसकी है, लेकिन ऐसी स्थिति में 28 वर्ष के पश्चात, उससे पहले विवाह होगा तो द्विविवाह योग जैसी वो बन जाती है संभावनाएं। तो ये चीज इसमें देखने में रहती है। और उसके अलावा सामने वाली की जन्म पत्रिका में भी मंगल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इस मंगल को दबा सके, ये अलग चीज है। दूसरा जातक अगर बिजनेस आदि व्यापार करता है तो यहाँ पर मंगल उसके लिए सहायक बन सकता है। एक जगह पे डैमेज करेगा तो दूसरी जगह पे वो फायदा भी देगा। दाम्पत्य जीवन आदि को अगर वो प्रभावित कर रहा है, तो अगर ऐसे जातक का भी कोई व्यापार हो या इसके नाम से व्यापार कोई व्यक्ति करे तो फलित रहेगा जीवन में, क्योंकि दसम भाव में भी सूर्य बृहस्पति बैठे हैं। अब बात करते हैं बुध की। बुध व्ययेश हैं और अष्टमेश हैं, चंद्रमा के साथ बैठ गए हैं। तो यहाँ पर को बुध की स्थिति तो एक जगह पे शुभ है, दूसरी जगह पे अशुभ है, और दूसरा चंद्रमा शत्रु है। चंद्रमा को एक बल तो है कि भाई अपने घर में है, अस्त हो गया है। तो यहाँ पर को बुध भी सामान्य व पूजनीय श्रेणी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कष्ट आदि दे सकते हैं। तो इसलिए बुध ग्रह जनित उपाय हम कर सकते हैं। लाभ, कहीं पर को लाभ, हमें बड़े लाभ से वंचित या बुध की वंचित हो रहे हो, बुध की महादशा चल रही हो आदि, तो बुध ग्रह जनित उपाय किए जा सकते हैं। किन्नर को दान दिया जा सकता है, भगवान श्री गणेश की आराधना की जा सकती है, और भी मछलियों को दाना दिया जा सकता है, हरे तोते आदि को आजाद कराया जा सकता है, मछलियों को खरीद कर जल में डाला जा सकता है, दोबारा पुनर्जीवन दिया जा सकता है जो बेचने के लिए आते हैं। तो कई प्रकार के उपाय है, इनको व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति के पास एक धन भाव है, एक पंचम भाव है। धन भाव में उनके घर में राहु बैठे हुए हैं, तो पंचमेश होकर दसम भाव में बैठे हुए हैं। एक प्रकार से त्रिकोण के स्वामी, मजबूत त्रिकोण महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचमेश होकर मित्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। और धन भाव भी लगभग लगभग ठीक रहेगा। राहु कभी कभी महत्वपूर्ण जगह पे धन से थोड़ा वंचित कर सकता है, जहाँ पे बड़ा लाभ होना चाहिए नहीं हुआ, किंतु बृहस्पति की कृपा से जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा सा पारिवारिक विवाद, मित्रों से विवाद आदि रह सकता है, छुटमुट आंख नाक कान संबंधी परेशानियां आदि रह सकती है, किंतु
खराब स्थिति धन की कभी जीवन में देखने में नहीं आएगी। अब बात करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एक भाव सप्तम भाव है, दूसरा व्यय भाव है और बैठे वह नीच राशि में है, वो भी लाभ भाव में। अब सप्तम और व्यय का संबंध एक प्रकार से विदेश व्यापार आदि से भी होता है। इसके अलावा हमारे जीवन में जो कोर्ट कचहरी मुकदमा या फलाना फलाना इन चीजों में लिप्त होना, इन जगहों पे जाना, किसी की भले ही गवाही देने के लिए जाना, कोई जमीनी का मुद्दा है वहां लफड़ा हो गया, तो ये सब चीजें इन्हीं भावों से संबंधित होती है। मारक भाव ये है, अगर मारक भाव कमजोर होगा तो कोई ना कोई मार, ये भी एक मार होती है। और दूसरा व्यय भाव, कोर्ट कचहरी मुकदमा व्यय व्यसन आदि वो करके छल भाव, ये भाव का स्वामी कमजोर होगा तो हमारे जीवन में समय समय पे छल होगा। छल का अर्थ होता है कि लोग हमें बेवकूफ बना जाएंगे और अपना कार्य सिद्ध कर जाएंगे, छलावा जिसे कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह जनित उपाय अवश्य करने चाहिए। शुक्र ग्रह जनित माता रानी के जो उपवास रहते हैं, जो दो हमारे नवरात्रे पड़ते हैं, चैत्र नवरात्रे और आश्विन नवरात्रे, वहां पर को परमानेंट उपवास करने चाहिए और संभवतः कोशिश करनी चाहिए कि हर शुक्रवार नहीं तो महीने के एक शुक्रवार में किसी बड़े माता रानी के मंदिर में जाकर वहां पर को पूजा अर्चना आरती आदि की जाए, सुगंधित पुष्प वहां पे चढ़ाए जाए, सुगंधित धूप दीप आदि वहां पर को जलाया जाए, जिससे कि वहां पर को अच्छा एक माहौल लगे, कि खुशनुमा माहौल वहां पर को बनाया जाए। तो हम इन चीजों से बच सकते हैं और कहीं ना कहीं जो लाभ हमें नहीं मिलना चाहिए था शुक्र ग्रह, वो लाभ भी हमें दे सकते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जन्म कुंडली के तृतीय से है और चतुर्थ से है और तीसरे ही भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री हैं। तो ऐसा आदमी हिम्मत तो दिखाता है लेकिन डरता भी है, अंदर से बहुत डरता है, लेकिन वक्त आने में हिम्मत दिखाता भी है, लेकिन डरा घबराया जरूर रहता है, क्योंकि शनि तृतीय से होकर तृतीय भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश भी है। अब जीवन में जो हमें नाना सुख मिलते हैं, इनमें जमीन जायदाद भूमि भवन आदि कई चीजें हैं। तो शनि होने के लिए इन भाव का स्वामी है, लेकिन वक्री है, बड़ी देर से देता है तो सही हमारे पास, लेकिन थोड़ा विलंब से देगा। हमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रयास आदि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, थोड़ा माता पच्चीसी करनी पड़ेगी, उसके पश्चात प्राप्त होगा। भले वो हमारी निजी संपत्ति ही क्यों ना हो, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति क्यों ना हो, उसमें रहेगा। निजी संपत्ति हो तो उसमें भी कोई ना कोई लफड़ा हो जाएगा, कि जिससे कि कुछ समय हम रुक जाए, क्योंकि वक्री शनि का यह फल है। तो शनि यहाँ पर को लगभग लगभग ठीक स्थिति में है। अगर शनि मजबूत यहाँ पर वक्री नहीं होते तो व्यक्ति अति आक्रामक होता है, अपनी आक्रामकता से अपने कार्य बिगाड़ देता है और भी कई प्रकार की परेशानियां व्यक्ति को देखने में आती है। भाई बंधु आदि के साथ थोड़ा स्वार्थी यहाँ पर को जरूर हो सकता है, भाई बंधु आदि के साथ अपना हित साधने वाला ऐसा जातक माना जाता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में यानी कि धन भाव, मित्र भाव, एक प्रकार से परिवार का भाव। यहाँ पर को राहु का बैठना, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो सम है, संबंध अच्छे बने भी रहेंगे बिगड़ेंगे, संबंध बने रहेंगे बिगड़ेंगे, मित्र आएंगे नहीं जाए तो जाते रहेंगे। धन में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, जो एक प्रचुर मात्रा में धन हमारी मेहनत का होना चाहिए इकट्ठा, वो नहीं हो पाएगा। इस भाव में शनि राहु केतु मंगल सूर्य आदि बैठ जाते हैं तो थोड़ा प्रभावित करते ही हैं, या तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठ जाए। अष्टम भाव में केतु पेट से संबंधित प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अपच और शरीर में पिप्पल से बनना, बार बार पक जाना, किसी शरीर में किसी हिस्से का पक जाना, मवाद बन जाना जिसे कहा जाता है, ऐसा केतु का फल यहाँ पर को माना गया है। तो ये नवग्रह फल है। अब बात करते हैं कि इस पे हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए हमने पहले जाना चंद्र ग्रह है, बुध ग्रह है, मंगल ग्रह भी आ रहे हैं उस श्रेणी में, शुक्र ग्रह तो अवश्य ही है, और इसके अलावा राहु केतु को तो चलो हम मानते ही है कि वो हैं करके, लेकिन फिर भी अनुकूल है। तो यहाँ पर को जो महत्वपूर्ण है चंद्रमा, शुक्र और मंगल ग्रह। राहु दूसरे भाव में ठीक है, क्योंकि ये मारक भाव होता है और ये क्रूर ग्रह होते हैं, इनका इन भाव में रहना ठीक माना जाता है। दूसरे भाव में है, तीसरे में है, छठे में है, अष्टम है और दूसरा द्वादश है, तो ये भाव इनके लिए लगभग लगभग ठीक रहते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति इनसे मैच करती है। तो चंद्रमा और शुक्र और मंगल, मंगल क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रह है, मंगल लग्नेश है, घर में सुख शांति शुभ कार्य सफलताएं आदि के भी कारक बने हुए हैं। लग्नेश यानी घर का स्वामी मजबूत होना चाहिए, अपना शरीर मजबूत होना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, अपनी सोच मजबूत होनी चाहिए, अपने विचार मजबूत, ये सब मंगल ग्रह से प्राप्त होते हैं। मंगल सप्तम में बैठे, विवाह के बाद भी भाग्योदय होता है ऐसे जातक का। जैसे मतलब स्त्री का भी है तो महिला का भी विवाह के बाद कुछ ना कुछ उसको अवश्य मिलेगा, या उसके पति का भाग्योदय हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा फल रहेगा। तो तीसरे ग्रह मंगल है, चौथे बुध है, बुध के लिए उपाय हम आदि कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर रत्न जो सबसे सुलभ हमारा एक संसाधन है,
एक समाधान है, आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है, भले ही हम सस्ता पहने या महँगा पहने अपने बजट के अनुसार, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें फ़ायदा देती है। इतने हमारे पास फीडबैक आते हैं, तो हम भी इस पे विश्वास करते हैं, स्वयं पहने रहते हैं, पुखराज है, सफ़ेद मूंगा है, नीली है। कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि जो चमत्कारी फलदायी होते हैं, हमें पहनने चाहिए, कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, पहले एक पहन सकते हैं, कई चीज़ें हैं। तो इस जन्म पत्रिका के अनुसार यदि हम रत्न की बात करेंगे, तो इसमें हर कोई यही बताया जाता है कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी के रत्न धारण करने चाहिए। तो इस हिसाब से राशि स्वामी के रत्न मोती हो गया, लग्नेश का रत्न मूंगा हो गया और भाग्येश ये पंचमेश का रत्न आपका पुखराज हो गया। राशि के स्वामी और भाग्येश भी बने हैं, चंद्रमन का मोती हो गया। हम मोती पहनते हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा मूंगा पहनते हैं सप्तम भाव में, मारक भाव के हैं यहाँ पर को, षष्ठेश है, रोगेश है, रोग वृद्धि कर देंगे, शत्रु वृद्धि कर देंगे। लाल मूंगा हमें फायदा नहीं दे सकता है। इसके अलावा गुरु के लिए, गुरु पंचमेश हैं और धनेश हैं और दसम भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ, सूर्य के घर में ऑलरेडी वेल है। इनके लिए कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। इनके लिए हो सके तो ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, सत्यनारायण की कथा गुरुवार के दिन, किसी पौर्णमासी के दिन अपने घर में करा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर को देखा जाए तो जब ये रत्न फलदायी नहीं हो रहे हैं तो कौन सा रत्न, तो इस परिस्थिति में सफेद मूंगा एक ऐसा रत्न इनके लिए बनता है जो इन्हें चमत्कारी फायदा दे सकता है। कारण सफेद मूंगा 4 ग्रहों के लिए माना जाता है। पहला है चंद्रमा, दूसरा है मंगल, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है शुक्र। अब यहाँ पर को बृहस्पति के लिए तो हमें जैसे पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पहनेंगे तो वो लाभ में वृद्धि अवश्य करेंगे। इस भाव की, धन भाव, यदि परिवार में कोई विचार मतभेद आदि है तो उसको दूर करेंगे, मित्रों से मतभेद दूर करेंगे, और भी कई प्रकार के लाभ धन में, जो रुका हुआ धन है जहां से हमें प्राप्त होना है वो करेंगे। ये गुरु का फल होगा। शुक्र के लिए तो अति अनिवार्य है, क्योंकि सफेद मूंगा शुक्र के लिए भी होता है, तो क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है और दूसरा व्ययेश भी है, नीचस्थ है, लाभ भाव में, लाभ होते होते हमें वंचित कर रहे हैं, तो इनके लिए तो अवश्य ही बनता है। अब इनसे भी महत्वपूर्ण किसके लिए बनता है, पहले चंद्रमा के लिए। मोती तो उतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन सफेद मूंगा क्योंकि अन्य ग्रह भी है, तो यहाँ पर को क्योंकि चंद्रमा अस्त है, अमावस का है, और भाग्य लास्ट मोमेंट हमारा भाग्य रुक जा रहा है, हम कार्य कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि भैया हमारा होना ही होना है, हमें कोई नहीं रोक सकता भाई, किंतु लास्ट में रुक जा रहा है। तो वहां पर को सफेद मूंगा एक ऐसा रत्न है जिसे पहनकर भाग्य वृद्धि की जा सकती है, भाग्य के अवरोध को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए चंद्रमा के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है मंगल के लिए। मंगल के लिए इसलिए कि दाम्पत्य जीवन आदि के लिए, और इसका शुभ प्रभाव हमें पड़े लग्नेश, यानी कि घर के भीतर सुख शांति रहे, अशांति ना रहे, किसी को कोई रोग पीड़ा आदि ना रहे। वरना मंगल में रोग पीड़ा आदि, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाना, उसकी सेवा में लग जाना, पाँव फ्रैक्चर हो जाना, उसके पाँव सेवा में लग जाना, मंगल में ऐसा भी देखा जाता है। तो और सप्तम भाव में षष्ठेश भी है, रोग कष्ट देने वाले भी है, यानी कि रोग कष्ट देने वाले, शत्रु बाधा उत्पन्न करने वाले, तो सफेद मूंगा उनसे भी कॉम्बिनेशन बन गया। तो मूंगा है, तो चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, और बृहस्पति के लिए तो हमने बता दिया कि वृद्धि अपने आप करेंगे, और शुक्र के लिए कभी कोई ऐसा मैटर है, कोई हम उलझ गए हैं, मान के चलो हमें देर से पता चला हमें ये पहनना चाहिए था या कुछ ये उपाय करने चाहिए थे, तो कोई व्यक्ति किसी को झूठी गवाही आदि इधर उधर मामलों में फंस गया है, या कोई ब्लैकमेल टाइप का हो रहा है, तो वहां पर को भी शुक्र का रत्न चमत्कारी तौर पर फायदा करेगा। अब इस जन्म पत्रिका के अनुसार, क्योंकि उपरत्न जो होते हैं 12 कैरेट से ऊपर के ही धारण करने चाहिए, 12 कैरेट से नीचे के उपरत्न धारण करना ठीक नहीं रहता है। अब हम क्या करते हैं कि 1 से 12 तक भाव मानते हैं, तो 13वें भाव के बाद, 12वें से 12 भाव के बाद ये 13वां, 14वां, 15वां होगा। यहां पर से यह देखते हैं कि किसके लिए इंपोर्टेंट ये ज्यादा है। 2 फार्मूले होते हैं, आज मैं बता रहा हूं, आज तक हमने कभी नहीं बताए। 2 फार्मूले होते हैं, पहला कि जहां तक 12 भाव माने जाते हैं, आदमी की उम्र प्रतिदिन बढ़ती है और वजन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई वो नहीं, दोनों परिस्थितियों में रत्न आपके बेकार हो जाएंगे अगर आपको करेक्ट रत्न पहनना है। तो 13वें भाव से वह ग्रह देखा जाता है कि वो ग्रह कहां पर बैठा है।
अब यहाँ पर को शुक्र और चंद्र की स्थिति अत्यंत दयनीय और कमजोर है। तो हम यहाँ पर को पहली विधि से देखेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कैरेट, 22, 23, 21 या 23 कैरेट का सफेद मूंगा हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि में देखा जाता है कि 12 तक तो पहुंचा जाता है। 12 के बाद देखा जाता है कि वह भाव नहीं है, 12 तक तो देखा जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि वहां पर वो किस अंक पे है, जिसकी स्थिति है। तो 12 4 है 16, 12 6 18। दूसरी विधि ये होती है, इससे रत्न को मतलब ऐसे छांटा जाता है। 12 तक तो ये देखा ही जाता है, 12 तक तो ये गिनते ही है। उसके पश्चात अंक देखे जाते हैं, जहां पर को जैसे मान के चलो कि अगर राहु का लगता तो 12 9 21 हो जाता, एग्जाम्पल के लिए इस विधि से। तो यहां से 13 13 12 12 4 है 16, 16 17 18, 16 और 18, और उस विधि से 12 9 21 और 23। और ये पहली विधि जो है ये प्रत्यक्ष विधि है, साक्षात फलदायी विधि है। तो इस विधि अनुसार और भी रत्नों का आकलन किया जाता है। तो इससे आप रत्न का आकलन कर सकते हैं। जो ज्योतिषी लोग हैं वो जान सकते हैं। बहुत से लोगों का आग्रह था कि गुरुजी आप बताइए कि कैसे आप रत्न आदि का चयन करते हैं जो कि लोगों को इतना फायदा होता है। तो ये विधि ज्योतिष शास्त्र मतेन है। तो इस तरीके से तो अन्य उपाय ना भी करें तो भी चलेगा। और हाँ, दूसरे भाव में यदि परिवार में कोई पीड़ा हो रही है, परिवार से पीड़ित हैं, तो गोमूत्र आदि से स्नान अवश्य करना चाहिए दूसरे भाव में, क्योंकि सर में राहु है। इस भाव में देखिए कि इन तीनों भावों में राहु ही बैठा है सर पे। तो गोमूत्र, शुद्ध देसी गाय का कभी गोमूत्र पीने का मौका मिले तो अवश्य पी लेना चाहिए। शहद अवश्य खा लेना चाहिए और गोमूत्र से स्नान अवश्य करना चाहिए। शरीर बहुत हल्का रहेगा, क्रोध आदि आएगा आता होगा, या कोई परेशानी होगी एलर्जिकल, या हर किसी के लिए है, इसी जन्म पत्रिका के लिए नहीं। दूसरे भाव में राहु करता है, गुरु शत्रु है उसका, गुरु चांडाल दोष, बुद्धि भ्रम भ्रम में डाल देगा, बुद्धि को मतलब कंफ्यूज कर देगा, सर दर्द आदि रहेगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बीमारी होगी कोई, उसके चक्कर में टेंशन में होंगे, किसी ने कुछ पूछा तो गलत बता दिया, ये चीजें रहती हैं। तो ये है। और बाकी इतना ही है। इसके अलावा हनुमत आराधना, यदि विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य में कोई दिक्कत आ रही है, तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और सफेद मूंगा पहन लेना चाहिए, रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा। उसके अतिरिक्त भी बाद में जब फायदा हो तो हम चाहें तो इसमें यह है कि उपरत्न की श्रेणी में आता है। और दूसरा, लाभेश बुध के घर में शुक्र नीच के हैं तो हर एक ग्रीन फिरोजा पहना जा सकता है, लेकिन उसके लिए कैरेट 12 कैरेट से नीचे का रहेगा। कितना नीचे रहेगा आकलन किया जाता है, तो वो बात की बात है। फिलहाल जिनकी प्रथम दृष्टिया जब आदमी को रिजल्ट मिलता है उसके बाद ही आदमी आगे को सोचता है। तो जब कभी ऐसी स्थिति हो तो अवश्य ही सफेद मूंगा धारण करना चाहिए और इन उपायों को करना चाहिए। उपाय भी हमने आपको साथ साथ ही बता दिए। और किसी को कोई जानकारी आदि चाहिए होगी तो हमसे पूछ सकते हैं। उपाय आदि के लिए यूट्यूब पे खूब जानकारियां हैं, आप जाइए वहां पर को देखिए, आपको सारी जानकारी वहां से मिलेगी। हम सिर्फ आप लोगों को अगर किसी को पत्रिका आदि दिखानी होती है तो हम पत्रिका देखते हैं, न्यूनतम शुल्क आपकी जानकारी के अनुसार शुल्क अवश्य लेते हैं, जो कि एक प्रकार से धर्म भी होता है। शास्त्र भी कहता है कि अपनी जब भी पत्रिका दिखाएं तो खाली ना दिखाएं, उसको कुछ न कुछ ज्योतिषी को उसकी दाम दक्षिणा पारिश्रमिक अवश्य देना चाहिए। वो नवग्रह नाराज हो जाते हैं जब भी अपने ग्रहों को खुलवाए। और दूसरा, हर 6 महीने में अपने ग्रहों को खुलवाना चाहिए। ग्रह बंद हो जाते हैं, हम करते तो सब कुछ है लेकिन कभी ज्योतिषी के मुंह से अपने ग्रहों का वर्णन भी हमें सुनना चाहिए, इसी की भेंट होती है। तो ये चीज है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो तो दिखाते हैं 6 6 महीने में अपनी जन्म पत्रिका। और जो क्योंकि ग्रह तो बदलते रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बड़ी विपदाओं से बड़ी समस्याओं से व्यक्ति बच जाता है। हम ही लोग देखते हैं कई समस्या आती है ऐसी स्थिति में, राहु दूसरे का होता है इतना भयंकर, हमारा था हम निकल कुछ नहीं हुआ। कई उपाय करे रहते हैं, कई मंत्र जाप आदि। तो ये चीजें रहती है। तो कुल मिला के आज की जन्म कुंडली एपिसोड जो कुंडली विश्लेषण का था, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो आगे तक शेयर भी आप कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह है, पहली दिन प्रथम दृष्टया देख रहे होंगे तो गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े। हर प्रकार की जानकारी है हमारी, बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छे एपिसोड है, जरूर देखें उन्हें और जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।